राधे राधे सभी को। कल हमने शुक्ल जी की बुक से प्रथम संस्करण के वक्तव्य इसको देखा था और आज एक पेज का केवल काल विभाजन दिया गया है। इससे 2-4 प्रश्न बन रहे हैं। उसके बाद हम आदिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय को देखेंगे। तो काल विभाजन से इनका पहला प्रश्न है, शुक्ल जी ने कितने वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया है। तो इन्होंने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है 4 कालों के आधार पर कितने वर्षों का उसमें इतिहास है ये बताना है। तो 900 वर्षों का, 800 वर्षों का, 500 वर्षों का, 1000 वर्षों का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 900 वर्षों का। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने प्रवृत्ति के आधार पर किए कालक्रम के अनुसार आदिकाल, जिसे शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया है, उसका समय है संवत 1000 से लेकर 1375, संवत 1050 से लेकर के 1375 या संवत 1000 से लेकर 1300 तक। तो इसमें इनका जो वीरगाथा काल का समय है वो 1050 से लेकर के 1375 तक का है, संवत 1375। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल जिसे इन्होंने भक्तिकाल नाम भी दिया है, उसका समय इन्होंने क्या माना है। तो कहिए कि जिसको पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्तिकाल को ही पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है और दूसरा नाम भक्तिकाल है। तो इसमें इन्होंने इसका समय क्या माना है, संवत 1300 से लेकर के 1700, संवत 1350 से लेकर के 1750, संवत 1375 से लेकर के 1700। तो यहाँ भक्तिकाल का समय इन्होंने माना है संवत 1375 से लेकर के 1700 तक। अगला है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल भी इन्होंने कहा है, उसका समय क्या माना है। तो संवत 1700 से लेकर के 1900, संवत 1750 से लेकर के 1900, संवत 1900 से लेकर के 1984। तो जो इन्होंने उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल का समय माना है वो 1700 से लेकर के 1900, संवत 1700 से लेकर के संवत 1900 माना है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल, जिसको इन्होंने गद्यकाल नाम भी दिया है, इसका समय क्या माना है, संवत 1700 से 1900, संवत 1900 से 1984, संवत 1920 से 1984। तो यहाँ पर इन्होंने समय दिया है गद्यकाल या आधुनिक काल का समय संवत 1900 से 1984। तो ये इनका काल विभाजन है। अब दोहरी प्रवृत्ति इनके काल विभाजन में पाई जाती है, क्योंकि हम देखते हैं किसी ने कुछ नाम दिया है लेकिन इन्होंने 2 नाम दिए हैं। एक तो जो समय के अनुसार जो कालक्रम अनुसार चल रहा था उस तरह से दिया है, जिसमें हम ये नाम जो पढ़ रहे हैं, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, ध्यान से देखिएगा, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, ये इन्होंने कालक्रम आधार पर दिया है। लेकिन अगला जो इन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर दिया है वो इन्होंने वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल, गद्यकाल, ये नाम इन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर दिया है। तो यहाँ बात को ध्यान से समझिएगा, प्रश्न बन सकता है कि इन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर आदिकाल को कौन सा नाम दिया है। तो आंसर हो जाएगा वीरगाथा काल। और अगर पूछा जाएगा कि प्रवृत्ति के आधार पर कौन सा नाम इन्होंने भक्तिकाल को दिया है, तो भक्तिकाल ही नाम दिया है। इसी तरह प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल दिया और प्रवृत्ति के आधार पर गद्यकाल। प्रवृत्ति क्या होती है, जैसे कालक्रम तो समझ में आता है कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, जो समय चल रहा था उसी के आधार पर इन्होंने वो नाम दे दिया। लेकिन जो प्रवृत्ति होती है उस समय जो चीज़ें पाई गई हैं उसी को लक्ष्य करके उस प्रवृत्ति के आधार पर ही निर्धारित करके इन्होंने वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल नाम दिया था। यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर वीरगाथा काल को समझाऊं तो शुक्ल जी की पुस्तक जब हम पढ़ रहे थे उन्होंने 12 ग्रंथों को लिया है। तो 12 ग्रंथ हम लोग पढ़े थे कल। उन 12 ग्रंथों में से ये कहते हैं कि 4 साहित्यिक पुस्तकें थी और 8 उसमें देश भाषा की पुस्तकें इन्होंने बताई थी। विजयपाल रासु था, हम्मीर रासु था, कीर्तिलता थी, कीर्तिपता थी, पताका थी, खुमान रासु था, विशलदेव रासु था, पृथ्वीराज रासु था, जयचंद्र प्रकाश था, जयमयंक, जसचंद्रिका, परमाल रासु, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली, ये 12 रचनाओं को बना था। अब इन 12 रचनाओं में से अंतिम की 3 को वो हटा देते हैं। किसको? एक विद्यापति पदावली को थी, एक विद्यापति की पदावली हो गई, और दूसरा खुसरो की पहेलियाँ हो गई, तीसरा
विशल देवरासु हो गया, इनको ये कहते हैं कि ये गेय काव्य है। तो ध्यान दीजिएगा, इनको ये गेय काव्य कहते हैं। तो अगर 12 पुस्तकों में से हम 3 पुस्तकों को हटा देंगे तब भी संख्या कितनी बचती है, हमारे पास 8 बचती है। और ये 8 की 8 रचनाएं हमारे पास वीर रस को लेकर के, यानी यहाँ पे वीरता का वर्णन हुआ है। और जो 3 पुस्तकें हैं ये गेय काव्य वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो अगर इसमें से हम इनको बाहर भी कर लें 3 को, ये 12 पुस्तकों में से इन 3 को हम बाहर भी कर लें तो जो ज़्यादा संख्या बच रही है वो वीर गाथा काल वाली बच रही है, जिसमें वीरता पाया जा रहा है। तो इस वीर वाली रचनाएं ज़्यादा होने से इसका नाम हम वीर गाथा काल कहेंगे। तो यही चीज़ ये स्पष्ट करना चाहते थे कि जिसकी संख्या प्रवृत्ति के आधार पर ज़्यादा पाई जाएगी उसी तरह से उसका काल विभाजन होगा। तो संख्या में 8 पुस्तकें जो निकली थी 3 को बाहर करने के बावजूद, जिसमें वीरता नहीं पाई जाती है, उनको बाहर करने के बावजूद भी 8 पुस्तकों की संख्या वीरता को बताने वाली थी, इसलिए इन्होंने इसके आधार पर वीरगाथा काल दिया। और वहीं एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि जहाँ शुक्ल जी मिश्र बंधु आदिकाल के भीतर 10 पुस्तकें लेके आते हैं। भगवद गीता कल हम पढ़े थे, इन पुस्तकों का नाम भगवद गीता थी, वृद्ध नवकार, वर्तमाल, संवत्सार, पत्तली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रासा, रेवंत गिरी रासा और नेमिनाथ चौपई। इनका भी वो अच्छी तरह से निदान कर देते हैं कि इसमें कुछ तो बहुत बाद की रचनाएं हैं, कुछ इसमें नोटिस मात्र हैं, कुछ इसमें जैन तत्व निरूपण वाली हैं। केवल 2 रचनाओं को, एक रेवत गिरिरास और एक पत्तली को मानते हैं कि ये साहित्यिक कोटि की हैं और ये आ भी जाती हैं तब भी, मतलब मेरा जो वीरगाथा काल नाम देना है वो गलत नहीं है कहते हैं, वो सही है बोलते हैं। तो ये चीज़ हमको स्पष्ट होनी चाहिए। अब इसके बाद इसी तरह भक्ति काल है, वहाँ पे कृष्ण का है जो मतलब भक्ति वाली जो प्रवृत्ति रही थी उसके आधार पर भक्ति काल दिया। इसी तरह श्रृंगारिकता या आश्रयदाताओं का और श्रृंगार का ज़्यादा वर्णन होने से वहाँ पर इन्होंने उसको रीति काल नाम दिया। और इसी तरह जब आधुनिक काल आता है वहाँ पे गद्य की तरफ को अग्रसर हो गया था, तो वहाँ पे गद्य की प्रवृत्ति आ गई थी, तो इसलिए गद्य काल नाम दिया गया था। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा काल विभाजन का एक पेज था, एक समाप्त हुआ। अब पढ़ेंगे आदिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय। आदिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय से प्रश्न उठाने से पहले एक चीज़ मैं समझा दूँ। कभी कभी पूछ लेते हैं कि आदिकाल के अंदर इन्होंने कितने प्रकरण रखे हैं। तो इन्होंने आदिकाल के भीतर इन्होंने 4 प्रकरण रखे हैं, ध्यान रखिएगा। कितने रखे हैं? 4। आदिकाल के भीतर इन्होंने 4 प्रकरण रखे हैं। पहले वाले को इन्होंने सामान्य कहा है, पहले प्रकरण को क्या कहा है? सामान्य कहा है। ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। पहला जो प्रकरण है उसको इन्होंने सामान्य कहा। जब ये इससे पहले जब हम लोग वक्तव्य और वो पढ़ रहे थे तो उसमें अपभ्रंश और देश भाषा की पुस्तकों को लेके बात हुई थी। तो यहीं पे उन्होंने जब इन चीज़ों की चर्चा वहाँ पे आई है तो इन्होंने इसके बारे में बताना भी उचित समझा, इसलिए पहले अपभ्रंश आता है, फिर उसके बाद देश भाषा की, जो हम विद्यापति की रचनाओं में मानते हैं। और विद्यापति और सारंगधर ये यहाँ पे इन्होंने इसका समापन माना था आदिकाल का। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विद्यापति की रचनाओं में अंतिम समय पर देश भाषा के भी ग्रंथ आने लगे, यानी कि उनकी रचनाओं में हमको अपभ्रंश या अवहट्ट भी देखने को मिलता है और उनके ग्रंथ में हमको देश भाषा भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे पहले प्रकरण में इन्होंने सामान्य परिचय दिया था। दूसरा प्रकरण जब लिया तो वहाँ पे पहले इन्होंने अपभ्रंश के बारे में बताया था, तो अपभ्रंश आ जाएगा, अपभ्रंश काव्य आ जाएगा। फिर इन्होंने तीसरा जो बताया था वो देश भाषा काव्य, अभी जो तीसरे नंबर पे आएगा देश भाषा। जब फर्स्ट में ये सामान्य परिचय बता रहे हैं तो अंतिम जो चौथा इनका आएगा वो फुटकल आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, ये 4 प्रकरण इसमें बताए गए हैं। पहला इन्होंने सामान्य परिचय बताया, दूसरा इन्होंने अपभ्रंश बताया, तीसरा इन्होंने देश काव्य बताया, देश भाषा काव्य, और चौथा इन्होंने फुटकल बताया। ये चीज़ यहाँ ध्यान होनी चाहिए आदिकाल के बारे में। तो जब हम पहला प्रकरण जब पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय को, ठीक है। अब मैंने 4 प्रकरणों के नाम बता दिए। पहला प्रकरण है सामान्य परिचय, दूसरा प्रकरण है अपभ्रंश काव्य, तीसरा प्रकरण हो जाएगा देश भाषा काव्य, और चौथा जो प्रकरण होगा वो होगा फुटकल रचनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 प्रकरण हैं। अब हम पहले प्रकरण की बात करते हैं, सामान्य परिचय की।
तो उससे प्रश्न है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, पाली की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, और इन सभी यानी कि प्राकृत, अपभ्रंश और पाली तीनों से माना है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि शुक्ल जी ने प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। उसके बाद कथन है, उस समय जैसे गाथा कहने से बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे मिलता जुलता हजारी जी का भी कथन मिलता है। तो यहाँ इसको ध्यान दीजिएगा, इनके जो शब्द में आया है यहाँ अपभ्रंश शब्द आया है, इसको ध्यान दीजिएगा, और वहाँ उनके उसमें प्राकृत शब्द आएगा। दोहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, यहाँ दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। ज़्यादा मत वो करिएगा, केवल इतना लाइन याद रखिएगा कि दोहा कहने से अपभ्रंश आएगा तो शुक्ल जी, और दोहा कहने से प्राकृत का बोध होता है तो वो हजारी जी हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं शुक्ल जी कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा पद्य का बोध होता है। तो ये कथन किसका है? शुक्ल जी, नगेंद्र, हजारी जी, बच्चन, दोनों ऑप्शन में हैं, हजारी जी भी शुक्ल जी भी। तो ध्यान रखिएगा ये शुक्ल जी का कथन है, क्योंकि दोहा कहने से अपभ्रंश कहने वाले शुक्ल जी हैं, और दोहा कहने से प्राकृत कहने वाले हजारी जी हो जाएंगे। इसको ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता किनके व किस समय चलता है? ठीक है, मतलब किन से चलता है और किस समय चलता है? अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का, जो हिंदी में पद्य मिले थे प्राकृत का आभास लिए हुए, उन पद्यों का सबसे पुराना पता किन से चलता है और किस समय में चलता है? जैनों से 6वीं शताब्दी से, हेमचंद्र से 7वीं शताब्दी से, तांत्रिक व बौद्ध यानी कि जिनको योगमार्गी कहते हैं उनकी रचनाओं से, और 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से, या तीनों कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के जो पद्यों का पुराना पता चलता है वो तांत्रिक और बौद्ध जो योगमार्गी थे यानी कि नाथ वगैरह, उनकी रचनाओं में और 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं का शुक्लानुसार किसके रचनाओं में पाया जाता है? तो क्या कहते हैं कि अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का जो पूरी तरह से जो प्रसार पाया गया था, शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं का जो शुद्ध या पूरा प्रचार पाया गया, वो किसकी रचनाओं में पाया गया था? स्वयंभू के, मुंज और भोज के, पुष्पदंत के, या अब्दुल रहमान के? तो यहाँ पर जो पुरानी हिंदी का पूरा शुद्ध प्रचार पाया गया था वो मुंज और भोज संवत 1050 में पाया गया था। अगला प्रश्न है, किसने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संवत 1050 से 1375 अर्थात भोज के समय से लेके हम्मीर देव के कुछ पीछे तक माना है? हजारी जी ने, गुलेरी जी ने, नगेंद्र जी ने, शुक्ल जी ने? तो ये कथन के रूप में भी पूछा जाता है, तो ये शुक्ल जी का कथन है या शुक्ल जी ने माना है। अगला प्रश्न देखिए, शुक्लानुसार 1050 से पूर्व लगभग, अब पहले की बात हो रही है, ठीक है, इन्होंने 1050 से समय माना है आदिकाल का, लेकिन उससे पहले की बात की जा रही है। शुक्लानुसार 1050 से पूर्व लगभग 770, ये 770 की बात कर रहे हैं, में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान, अब ये प्रश्न यहाँ बन सकता है कि भोज के पूर्व पुरुष कौन कहे गए हैं? तो राजा मान कहे गए हैं, के सभासद के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ के आधार पर आदिकाल का समय और पहले बताया गया है। वह सभापति कौन है? पर शुक्ल जी इसको प्रमाणिक नहीं कहते। अब यहाँ पे प्रश्न है कि जो आदिकाल का समय शुक्ल जी माने हैं 1050, बल्कि एक और विद्वान हुए हैं, एक सभासद हुए हैं जो राजा मान के सभा में रहते थे, ठीक है, उनके द्वारा जो आदिकाल का समय है वो 770 माना गया है, यानी कि ये 770 के आसपास माना गया। वो कौन है? स्वयंभू हैं, विद्यापति हैं, पुष्पदंत हैं, या राजा भोज हैं? तो वो पुष्पदंत हैं। ये सभासद जो अब यहाँ 2-3 प्रश्न बन रहे हैं कि राजा मान के सभापति कौन थे? तो पुष्पदंत हैं, ठीक है। यहाँ एक प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाएगा कि भोज के जो पूर्व पुरुष राजा मान थे उनके सभासद कौन थे? तो पुष्पदंत हो गए। और यहाँ पर ऐसे भी
पूछा जा सकता है कि अलंकार ग्रंथ किसका ग्रंथ रचना है, तो ये अलंकार ग्रंथ करके जो पूछा गया है ये भी पुष्पदंत की रचना है। और इसी अलंकार ग्रंथ के आधार पर जो ये 770 समय दिया गया है वो पुष्पदंत ने आदिकाल का समय माना है, लेकिन शुक्ल जी इसको प्रमाणिक नहीं मानते। और ये जो दिया गया है कहाँ दिया गया है, अगर पूछा जाए कि इन्होंने 770 माना है तो शिव सिंह सरोज में दिया है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि पुष्पदंत को प्रथम कवि किसने माना है, शिव सिंह सरोज के आधार ही पर तो इनको प्रथम कवि माना गया है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, जो पुष्पदंत का ये जिक्र मिलता है राजा मान के सभासद में अलंकार ग्रंथ के आधार पर आदिकाल का 770 समय है, तो ये शिव सिंह सरोज के अनुसार है, शिव सिंह सेंगर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच कितने वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। ठीक है, आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच कितने वर्ष के भीतर रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है, तो 150 वर्ष यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत किसी रचना मतलब किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बदती हुई कब मिलती है? धर्म, नीति, श्रृंगार की रचनाओं की प्रचुरता होने पर, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत मुसलमानों की चढ़ाई पर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत मुसलमानों की चढ़ाई पर। तो शुक्ल जी का मानना है कि साहित्य की जो प्रवृत्ति है वह विशेष रूप से कब बंधी हुई थी, यानी कि 150, इससे पहले जो प्रश्न देखा कि 150 वर्ष के अंतर्गत वो बधी प्रवृत्ति में नहीं थी। ठीक है, तो फिर से देखिए इसको एक बार, ये क्या कह रहे हैं कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच, ठीक है, कितने वर्ष के भीतर तो रचना किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। तो 150 वर्ष के भीतर जो ये परंपरा थी इसके भीतर किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं हुआ था। लेकिन यही चीज़ कब होने लगती है, जब मुसलमानों जो अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाई होने लगती है, तो यहाँ पर साहित्य की एक प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बदती हुई मिलती है। अगर पूछा जाए कि साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बदती हुई कब मिलती है, तो आंसर होगा कि अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत मुसलमानों की चढ़ाई से। अगला प्रश्न है, नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में कौन सुनाया करते थे? अलहद सुनाते थे, चारण सुनाते थे, राज्याश्रित कवि सुनाते थे, या 2 और 3 सही है? तो यहाँ पे 2 और 3 सही होगा। जो नीति और श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे सुनाते थे वो चारण भी सुनाते थे और राज्याश्रित कवि भी सुनाते थे। अगला प्रश्न है, राज्याश्रित कवि व चारणों द्वारा नीति श्रृंगार के फुटकल दोहों को राजसभाओं में सुनाना तथा अपने आशयदाताओं के पराक्रमपूर्ण चरित्र व गाथाओं का वर्णन, यह प्रबंध परंपरा किस नाम से पाई जाती है? तो जो राजाओं के वहाँ पे जो भाटों के द्वारा जो नीति श्रृंगार के फुटकल दोहे कहे जाते थे और जो इस तरह से अपने आश्रयदाताओं के पराक्रम चरित्र और गाथाओं का वर्णन करते थे, इस प्रबंध परंपरा को कौन सा नाम दिया गया? रास नाम दिया गया, रासो नाम दिया गया, रासित्तर दिया गया, या सभी दिया गया? तो यहाँ पे रासो नाम दिया गया। हम जैसे पृथ्वीराज रासो कहते हैं, इसमें पृथ्वीराज जो आश्रयदाता हैं उनके चंद्रवरदाई ने खूब प्रशंसा की है। इसी तरह अन्य जितने भी हम रासो ग्रंथ पढ़ते हैं उन रासो ग्रंथों में आश्रयदाताओं के पराक्रम का वर्णन और नीति श्रृंगार के दोहे वहाँ पे गाए जाते हैं। उनको क्या कहते हैं? तो रासो कहते हैं, रासो ग्रंथ कहते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त हुई है कुछ असंदिग्ध कुछ संदिग्ध है। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि आदिकाल की जो साहित्यिक सामग्री है वो कैसी है? तो दोनों है वो, ठीक है, संदिग्ध भी है और असंदिग्ध भी है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है उसको देखेगा कि आदिकाल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है कुछ असंदिग्ध और कुछ संदिग्ध है। इसमें से जो असंदिग्ध सामग्री है उसकी भाषा क्या है? ठीक है, संदिग्ध की नहीं पूछी जा रही है, यहाँ पे असंदिग्ध की भाषा पूछी गई है कि क्या है। ब्रज है, पाली है, अभ्रंश अथवा प्राकृताभास है। तो कौन सी है? तो यहाँ पे अभ्रंश और प्राकृताभास हो जाएगी। ठीक, अभ्रंश अर्थात प्राकृताभास है। किसकी है? जो असंदिग्ध सामग्री मिली है।
अगला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। यह कथन किसका है? तो जहाँ पोथी शब्द आ जाएगा जानिएगा कि शुक्ल जी इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते थे। तो नगेंद्र जी, शुक्ल जी, हजारी जी, चतुर्वेदी जी, ये कथन हो गया शुक्ल जी का। अगला प्रश्न देखिए, चल्ली वीर हमीर पाव भर मेड़ कंपई दिगमगणः अंधार धूली सुर रह आछाई ही। फिर से पंक्ति सुनिए, चल्लियो वीर हमीर पाव भर मेड़ई कंपई दिगमगणः अंधार धूली सुर रह आछाई दे। तो ये पंक्ति द्वारा किस समय का पता चलता है? तो यहाँ पे समय पूछा गया कि किसका समय, इससे क्या चलता है। तो ये विक्रमी 12वीं शताब्दी के मध्य का समय है, या विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य का समय है, या ये विक्रम की 13वीं शताब्दी के का समय है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही क्या होगा? यहाँ पे विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य का समय माना गया है। इसको ध्यान दीजिएगा, विक्रम की 14वीं शताब्दी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसका जो रचनाकाल, जैसे हम्मी शुक्ल जी का यहाँ पे मानना है कि जो ये पंक्ति मिलती है इसमें किसकी रचना है, ये किसने लिखी है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है कहते हैं। पर इस तरह से एक उक्ति मिली है और ये 14वीं शताब्दी के मध्य की है, इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। ये पंक्ति किसकी है? सारंगधर की, खुसरो की, विद्यापति की, श्रीधर की। तो ये जो पंक्ति है ये खुसरो की है, ठीक है। 14वीं सदी की रचना है, 14वीं की सदी के हैं ये, और ये खुसरो की है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो दिल्ली के रहने वाले हैं। अगली पंक्ति देखिए, बालचंद विद्या वही भाषा, दुह नहीं लग गौ तुझ जनहासा। क्या पंक्ति है? बालचंद विद्या वही भाषा, दुह नहीं लग गई तुझ जनहासा। इस पंक्ति का समय तथा यह किसकी पंक्ति है, वह किस भाषा में लिखी गई है? तो इस पंक्ति से 3 प्रश्न आप लोगों के लिए हैं। एक तो ये पंक्ति का जो समय है ये किस समय की लिखी गई है, दूसरा ये पंक्ति है किसकी, और तीसरा इस पंक्ति की भाषा क्या है। ऑप्शन है 14वीं सदी में लिखी गई है, विद्यापति की पंक्ति है और मैथिली भाषा में लिखी गई है। अगला ऑप्शन है 15वीं सदी की है, खुसरो की पंक्ति है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला ऑप्शन है 15वीं सदी की है, विद्यापति की है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अगला ऑप्शन है 15वीं सदी की है, विद्यापति है और मैथिली में लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 15वीं सदी, विद्यापति और प्राकृताभास। अब यहाँ देखिए, बालचंद्र विद्यावई या भाषा, जो विद्यावई शब्द आ रहे हैं, या लग गई दुज्जन हासा, लग गई जो शब्द आ रहा है, ये हमको प्राकृत का आभास कराते हैं। तो इसलिए 15वीं सदी की है, विद्यापति इसके रचनाकार हैं और इसमें भाषा जो है वो प्राकृत भाषा है। अगली पंक्ति देखिए, अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झार, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचार। ये पंक्ति किसकी है? सरहप्पा की, कबीर की, स्वयंभू की, हेमचंद्र की। तो ये पंक्ति कबीर की है। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश की परंपरा कब तक चलती है? विक्रम की 13वीं शताब्दी के मध्य तक, विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य तक, विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सही, अपभ्रंश की जो परंपरा थी वो 15वीं शताब्दी के मध्य, विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चली थी। अगला प्रश्न है, विद्यापति की रचनाओं में कितने प्रकार की भाषाओं का प्रयोग मिलता है और कौन कौन सी? आंसर है पाली, ऑप्शन है पाली बोलचाल की देश भाषा। अगला दूसरा ऑप्शन है बोलचाल की देश भाषा और ब्रज। तीसरा ऑप्शन है पुरानी अपभ्रंश और देसी भाषा। तो यहाँ पे विद्यापति की जो रचना है उसमें पुरानी अपभ्रंश और देसी भाषा दोनों में मिलती हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देसिल बना सब जग मिठा, तो तैसन जब भऊं अवहट्टा। पंक्ति किसकी है और इस पंक्ति से किन भाषाओं का पता चलता है? देसिल बना सब जग मिठा,
ते तैसन जपहूँ अवहट्टा, ये पंक्ति से किन भाषाओं का पता चलता है और ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति खुसरो की है, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा का पता चलता है। ये पंक्ति सरहप्पा की है, सिद्ध भाषा और अपभ्रंश का पता चलता है। ये पंक्ति विद्यापति की है और प्राकृत और ब्रज भाषा का पता चलता है। यह अंतिम ऑप्शन है, ये पंक्ति विद्यापति की है, अपभ्रंश अवहट या देश भाषा का पता चलता है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा चौथा वाला, विद्यापति की रचना है। अपभ्रंश या अवहट एक ही चीज़ है, या तो इसको अपभ्रंश अवहट भाषा है या और फिर देश भाषा है। तो ये हो गए विद्यापति। यहाँ इस पंक्ति को ध्यान से देखिए, देसिल बना सब जग मिठा, ये पहली वाली पंक्ति में इनकी देश भाषा निकलती है। ते तैसन जपहूँ अवहट्टा, यहाँ पे अवहट्ट निकलती है। तो भाषा को हम इस पंक्ति से भी निकाल सकते हैं कि अवहट्टा आया है तो अवहट्ट शब्द भाषा हो गई। और देसिल बना सब जग मिठा, जो देसी भाषा होती है, जो देश भाषा होती है, वो सब जनों को मीठी लगती है। तो इनकी जो मैथिली भाषा इन्होंने लिखा था तो उस भाषा का यहाँ पे प्रयोग है। तो देसी भाषा सब जन मिठा से तात्पर्य मैथिली से है और यहाँ पे अवहट्ट से है। तो इसलिए यहाँ पे देश भाषा के संबंध में मैथिली और अपभ्रंश या अवहट्ट के संबंध में इनका ये आ गया। तो पंक्ति में ही इनकी भाषाएं छिपी हुई हैं। देसिल बहना सब जग मिठा हमको पता है कि ये विद्यापति की रचना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी के अनुसार किसने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा? शुक्ल जी के अनुसार किसने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे विद्यापति। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? विद्यापति। तो विद्यापति ने अपभ्रंश से जो भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा हुई, यहाँ ध्यान रखिएगा बोलचाल की भाषा को कहा है। तो बोलचाल जो अपनी हमारी देसी भाषा होती है उसमें हम बोलचाल करते हैं, तो देसी भाषा कहा है कह रहे हैं, तो ये कौन कहेंगे? विद्यापति। तो यहाँ पर आज की क्लास यहीं पे हमारा जो अपभ्रंश जो आदिकाल का प्रथम प्रकरण है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। कल हम आदिकाल का दूसरा प्रकरण देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।